नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात। हमारे साथ छत्तीसगढ़ को होने जा रहे हैं 25 साल। छत्तीसगढ़ के गठन के 25 साल, जहां सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय जिन 3 राज्यों का गठन हुआ उनमें से एक छत्तीसगढ़ भी था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था और उस समय काल मध्य प्रदेश के बजट में से अलग हुए छत्तीसगढ़ का पहला बजट प्रस्तुत किया गया, जो मात्र 5,000 करोड़ से थोड़ा सा ही ज्यादा था। आम बजट 32 गुना से ज्यादा बढ़कर अब 160 करोड़ से भी ज्यादा है। केवल बजट ही नहीं बदला, बल्कि छत्तीसगढ़ ने कई बदलाव भी देखे। वो दौर भी देखा जब नक्सलवाद चरम पर था और झीरम घाटी ऐसे मामले कांग्रेस के कई नेताओं की जहां बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। और अब छत्तीसगढ़ का ये दौर भी है। इस समय बड़ी संख्या में नक्सलवादी विचारधारा से जुड़े लोग समर्पण कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी है। छत्तीसगढ़ में करीब 8 साल तक कांग्रेस का शासन रहा और 17 साल से ज्यादा भाजपा के शासनकाल को हो चुका है। दोनों पार्टियां कहती हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ विकास हुआ उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर छत्तीसगढ़ में विकास ना करने का भी आरोप लगा देती है। लेकिन छत्तीसगढ़ अपनी गति से बढ़ रहा है। फिर भी ये गति उतनी नहीं है जितनी अपेक्षा की गई। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए अब भाजपा जिस विजन डॉक्यूमेंट पर बात कर रही है, उसका लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए और छत्तीसगढ़ सरकार का अगला कदम क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। छत्तीसगढ़ राज्य कभी अशिक्षा, असमानता, इन सब विषयों को लेकर के लगातार आंदोलित रहता था या फिर एक पिछड़ा हुआ रूप में हम लोग जाने जाते थे। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं देश के हमारे उस महापुरुष, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने 25 वर्ष पूर्व हमारी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। आज इस छत्तीसगढ़ को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, रजत जयंती का अवसर। कल 1 नवंबर है और राज्य की 25वीं राज्य स्थापना दिवस है। राज्य स्थापना दिवस में करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी छत्तीसगढ़ महतारी का एक फोटो तक नहीं लगाया जा रहा है। न किसी होर्डिंग्स में देखेंगे, न सरकारी होर्डिंग्स, न और अन्य होर्डिंग्स में किसी प्रकार की छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो नहीं लगाया गया है। और इतने करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है उनके आवभगत में, जबकि पूरे प्रदेश के मरीजों के इलाज के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। मतलब आम जनता से इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन अपने नेता का आवभगत के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना है। तो छत्तीसगढ़ 25 साल का होने जा रहा है, यानी कि युवा राज्य। और आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो आबादी है 18 से 32 के बीच में, छत्तीसगढ़ की 70% आबादी आती है, यानी कि देश के सबसे युवा राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ माना जाता है। और जाहिर तौर पर जब 25 साल होने को आ रहे हैं, तो जिस उद्देश्य के साथ छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, उस उद्देश्य में हम कहां तक पहुंचे। चाहे बात स्वास्थ्य की हो तो हम स्वास्थ्य पे कहां पर खड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हमने कितनी प्रगति की, औद्योगिकरण की बात होती है तो खनिज औद्योगिकरण में छत्तीसगढ़ बेहतरीन है। लेकिन उसके अलावा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो या फिर आईटी इंडस्ट्री, इन मामलों में छत्तीसगढ़ कहां पे खड़ा है। शिक्षा की अगर बात करें तो वहां पर स्थिति आखिर कितनी सुधरी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कितना सुधार हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है जो बताता है कि राज्य में रहने वाले लोगों का स्तर क्या है, उनके शिक्षा का स्तर क्या है, उनके स्वास्थ्य का स्तर क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, वहां पे स्थिति कहां पहुंची है। 25 साल से पहले जहां नक्सलवाद हावी था छत्तीसगढ़ में, आज 25 साल जब पूरे होने को आ रहे हैं तो नक्सलवाद को लेकर कितनी सफलता राज्य ने हासिल की है और इसमें कितना योगदान अलग अलग राजनीतिक दलों का है। क्योंकि अक्सर हमें देखने को तो यही मिलता है कि जब कुछ अच्छा होता है तो राजनीतिक दलों में उसका श्रेय लेने की होड़ मच जाती है, लेकिन जब कुछ अनहोनी हो जाती है तो सभी अपने हाथ पीछे खींचने लगते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से आलोक सोनी, विनय शुक्ला कांग्रेस से, मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का।
तो सबसे पहले आलोक सोनी जी आपके पास आते हैं। बड़ा आयोजन होने जा रहा है 1 नवंबर को, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। छत्तीसगढ़ को 25 साल हो रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा दिन है। लेकिन जाहिर तौर पर जो हमारा काम है कि हम अच्छी बातें भी करेंगे, चुनौतियों की भी बात करेंगे और सफलताओं की भी बात करेंगे। तो आलोक सोनी जी, अगर हम आपसे आज पूछें कि बीते 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने जो उपलब्धि हासिल की है, और क्योंकि ये बयान भी सामने आ रहे हैं कि विपक्षी दलों ने इसको लेकर कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी पार्टी ने इसको लेकर जबरदस्त तरीके से काम किया है, जिसका नतीजा है कि आज जो सफलताएं छत्तीसगढ़ के हिस्से आई हैं, तो वो कौन सी सफलताएं और क्यों पूरा श्रेय बीजेपी को दिया जाना चाहिए? अभिषेक जी, आपके सभी दर्शकों को, आपको, साथी प्रवक्ता जी को मेरा नमस्कार। देखिए, हम जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हम जब मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे, तो एक जो समय, एक दौर था, जो हमारी पहचान थी मध्य प्रदेश में होकर भी हम छत्तीसगढ़िया कहलाते थे। दूसरी चीज, हम छत्तीसगढ़िया होने के साथ साथ हमेशा अपने राज्य के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने अधिकारों के लिए मध्य प्रदेश के साथ में हमेशा जो है वो एक कहना चाहिए, जो एक लड़ाई जो है वो बड़ी होती थी कि छत्तीसगढ़ के साथ जो एक भेदभाव सा जो होता था उस समय पे, बहुत बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ में माइनिंग हो रही है, रेवेन्यू जो है वो जा रहा है, स्टेट को जा रहा है, पूरी स्टेट को जा रहा है, लेकिन उस रेवेन्यू का जो खर्च है वो छत्तीसगढ़ में नहीं, वो मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एक समय ऐसा था जब गरीब किसान, जब गरीब मजदूर, जब गरीब व्यक्ति जो है भूखे पेट सोने को मजबूर था। जब छत्तीसगढ़ राज्य का भी निर्माण नहीं हुआ, तो मैं तब की बात कर रहा हूँ, और उसके तरफ किसी भी पार्टी ने इस समय पे, जब जो सरकार थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ के मजदूर पलायन करते थे अन्य राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहां तक जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और आपके गुजरात। तो वो समय छत्तीसगढ़ ने देखा है। आज बात बहुत की जाएगी, आज बहुत कुछ कमियां और बहुत कुछ अच्छाइयां, सभी के बारे में बात की जाएगी। लेकिन आज हम 25 वर्ष, आपने बताया, आपके के थ्रू भी मुझे ये पता चला कि आज छत्तीसगढ़ जो है, जो युवा जो है, सबसे ज्यादा युवाओं का प्रदेश है। तो आज एक ये प्रदेश भी युवा हुआ है, 25 वर्ष का युवा हुआ है, और सबसे ज्यादा युवाओं का प्रदेश है। तो यही आशान्वित करता है, गौरवान्वित करता है, और ये दर्शाता है कि अब छत्तीसगढ़ उठ खड़ा हुआ है और उठकर दौड़ने के लिए तैयार है। हाँ, इसमें कोई दुमत नहीं कि हमने जो तरक्की करी, हमने जो विकास किए, हमने बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छा किया, चाहे कृषि कहें या माइनिंग के क्षेत्र में कहें, और या उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में कहें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड रस्तों के क्षेत्र में कहें। लेकिन कुछ क्षेत्र मैं समझता हूँ जिसमें छत्तीसगढ़ को भी और आगे जाना है, वो है मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र। हमारे पास में सभी रॉ मटेरियल्स जो है वो बड़े बड़े कल कारखानों में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स मौजूद है। लेकिन जो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो हमें औद्योगिक कारखानों, औद्योगिक लगाने की जो बात होती है, उसे हमें भी और आगे बढ़ाना है। उस विजन के साथ ये सरकार भी है, उस विजन के साथ ये सरकार काम भी कर रही है, और जो नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर गया है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आलोक जी, जैसा कि आपने कहा कि इंडस्ट्रीज के मामले में जो अपेक्षाकृत उम्मीदें थी छत्तीसगढ़ से, क्योंकि खनिज संपदा से परिपूर्ण हमारा राज्य है, वो अपेक्षाकृत सफलता हमें नहीं मिली, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नक्सलवाद को ही बताया जाता है। इसी समय काल में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी एक अलग राज्य बने थे। उत्तराखंड में अस्थिर सरकार रही, वहां पर उस लेवल पे डेवलपमेंट खैर नहीं हो पाया, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं था। छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी की एक स्थिर सरकार रही। तो आखिर क्या कारण है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और नक्सलवाद के उन्मूलन में उस तरह की अपेक्षाकृत सफलता आपको नहीं मिल पाई? उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करेंगे तो दोनों की जो भौगोलिक स्थिति है वो सबसे बड़ा कारण जो है, अभिषेक जी, रहा। उत्तराखंड में यदि आप आज प्रोडक्ट्स कल कारखाने जो देख रहे हैं वो ज्यादातर कॉस्मेटिक्स, मैं स्थिर सरकार की तुलना कर रहा था कि उस राज्य का डेवलपमेंट नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर 15 सालों में 11 मुख्यमंत्री बन गए। आपके पास एक स्थिर सरकार थी। तो मेरा पॉइंट यह है कि आपके पास स्थिर सरकार रहते हुए भी वो अपेक्षाकृत रिजल्ट क्यों नहीं निकल कर सामने आए? उसकी वजह भी मैंने आपको शुरुआत में बताई कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं थे, हमारे पास में शिक्षा का अभाव था। तो पूरी तरह से हम मध्य प्रदेश के साथ होते हुए भी, उतने खनिज संसाधनों के साथ होते हुए भी, अपेक्षाकृत जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो आगे बढ़ना चाहिए था,
हमारे पास में स्किल्ड लेबर होने चाहिए, हमारे पास में शिक्षा जो क्षेत्र है हम उसमें आगे बढ़ते। जब तक कोई भी कल कारखाने जो लगते हैं उसमें स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है, अनस्किल्ड के अलावा, जो सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी की जो बात की जाती है उसकी आवश्यकता होती है। तो ये जो चीजें थी वो हमें पीछे खींचती थी, लेकिन आज मैं समझता हूँ वो कमोबेश वो स्थिति परिस्थितियों को हम पीछे छोड़ आए हैं। आज शिक्षा, आलोक जी, स्वास्थ्य उन्हीं और स्किल्ड परिस्थितियों लेबर्स को आप रोक नहीं पा रहे हैं। यही स्किल्ड लेबर कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर गुजरात और दिल्ली में जाकर काम कर रहे हैं। खैर, इस पर लौटेंगे, लेकिन विनय शुक्ला जी, सवाल यह है कि जहां बीजेपी ये कह रही है कि हमने जो काम किया है उसका आज परिणाम है कि छत्तीसगढ़ आज जिस स्थिति पर पहुंचा है, क्या कांग्रेस का भी यही स्टैंड है? क्योंकि आपका भी 8 साल का कार्यकाल रहा है, उनका 17 साल का कार्यकाल है, तो क्या आप पूरा श्रेय अपनी 8 साल के कार्यकाल को दे देंगे? ये भी मानेंगे कि विकास में छत्तीसगढ़ के बीजेपी का भी योगदान है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2000 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य एक अलग राज्य बना, तो कांग्रेस की सरकार 3 वर्षों में बहुत नाम कमाई। उसमें रोड का जो हमारे यहाँ रोड की समस्या थी, नक्सलवाद उस समय पैदा हुए थे। उसी समय हमको पता चला कि नक्सलवाद भी है यहाँ छत्तीसगढ़ में। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, जब हमको 0 रेवेन्यू मिला, हमारी ही सरकार एमपी में थी, और जब हमको अपना बंटवारा मिला तो हमने अच्छा चलाने की कोशिश किया। लेकिन 2003 के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आ गई। 17 साल उन्होंने राज्य किया। छत्तीसगढ़ में जब हमारे स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, मैं तो सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं कि 1 तारीख कल है और हम सब अपने राज्य के एक नवयुवक के रूप में 25 वर्ष की वर्षगांठ मनाएंगे। तो 25 सालों में डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल शासन चलाई वहां पे। 15 सालों में छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हुआ। जब हर साल 1 नवंबर को हम अपनी जयंती मनाते थे तो बेवजह पैसे की खर्चा रमन सरकार करते थे। आज भी 1 तारीख को करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक है, जो धरोहर है, जो छत्तीसगढ़ को हम छत्तीसगढ़ महतारी के नाम से जानते हैं, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। विनय शुक्ला जी, भूपेश बघेल जी की सरकार में अरपा पेड़ से लेकर अलग अलग सांस्कृतिक आयोजनों पर भी भरपूर पैसा खर्चा हुआ है। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, पर मैं आरोप नहीं लगा, मेरी बात तो सुनिए। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ की महतारी है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो बैठे हैं, मैं अपने साथी प्रवक्ता से भी एक विनम्र निवेदन करता हूं कि जो हमारे अस्तित्व है, जो हमारा छत्तीसगढ़ की पहचान है, उसको आप लेके चलिए। उसकी जो फोटो है, जो हम अपनी माता बनाते हैं, उनकी फोटो को आप सामने रखिए, उनकी गीत गाइए। कम से कम सांस्कृतिक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महतारी की गीत होनी चाहिए। हमारी राज्य गीत थी वो, उनको आप भुला बैठे हैं। सरकार बदलती है, सरकार आती और जाती है, लेकिन जो अपने अस्तित्व है, जो अपनी पहचान है, जो हमारा वर्षगांठ है, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ को 2000 में पैदा हुआ, आज 25 वर्ष हो गए हैं, उस सांस्कृतिक छत्तीसगढ़ को बना के रखने का काम सरकार को करनी चाहिए। ये एक बार इस पे जल्दी से जवाब चाहूंगा आलोक सोनी जी। मैंने क्योंकि वो पोस्टर्स देखे नहीं, क्या छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीरें नहीं हैं पोस्टर्स में, क्योंकि आप राज्योत्सव मना रहे हैं? नहीं, मैं पूरी तरह से इस बात से असहमत हूँ। मैंने देखे हैं शहर भर में कई जगह पर में, जहां पर में पोस्टर लगे हैं राज्योत्सव के, मैंने देखा छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा उसमें अंकित है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक बार जाके शासकीय कार्य, शासकीय जो आयोजन, सुन लीजिए साहब, शासकीय आयोजन में मैं भी सम्मिलित हुआ हूँ, और सबसे पहले छत्तीसगढ़ी गीत के साथ वो शासकीय आयोजन, जहां मुख्य मंच का संचालन होने वाला है, क्या वहां पर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगी हुई है आलोक जी? मेन जो मंच है वहां पे। देखिए, मैं भी उस वक्त वहां तक मैं नहीं पहुंचा हूं, मैंने देखा नहीं है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जहां तक के शहर में जो पोस्टर्स लगे हैं, जो होर्डिंग्स लगी हुई है, तो छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। विष्णुदेव साय जी की जो मुख्यमंत्री जी के पोस्टर्स है, उनके साथ मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ महतारी की जो चित्र है वो अंकित है वो। और राजगीत के साथ में किसी भी कार्यक्रम की जो है वो छत्तीसगढ़ में शुरुआत होती है, इसको जो है वो किसी तरह से नकारा नहीं जा सकता। जहां तक कांग्रेस ये बात आज
5 वर्ष में जिन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी को लूटा खसोटा। नहीं ठीक है, और उस पर आएंगे जरूर, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मनीष वोरा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मनीष जी देखिए, हम लगातार देख रहे हैं बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, हर राज्य में इलेक्शन होते हैं और हम वही बातें सुनते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम के कि हमने रेलवे डेवलप कर दिया, हमने रोड डेवलप कर दिए और तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपने वहां पे कितने इंडस्ट्रीज डेवलप किए तो वहां पर कोई जवाब नहीं होता। सब नीतियों की बात करने लगते हैं कि हमने उद्योग नीति बनाई है, हमने ये समिट किया, हमने वो समिट किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज आने को तैयार नहीं है। चलिए, आज से 20 साल पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हावी था या 10 साल पहले तक भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। आज जब हम बात कर रहे हैं कि नक्सलवाद कहीं ना कहीं खात्मे की ओर है, तो क्या उम्मीद की जाए कि ये स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी या फिर से हम देखेंगे 3 साल बाद जब चुनाव होंगे फिर यही बातें यही वादे दोहराए जाएंगे? कभी कभी ऐसा लगता है कि हर नए चुनाव के साथ नए वादे लेकर आ जाते हैं, जबकि बात हो रही है 2047 की, 2047 के विजन की। तो देखिए, जहां तक बात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के आपने सवाल किया है, उस पर यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के कई बार प्रयास हुए हैं, लेकिन इन प्रयासों को उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी मिलना चाहिए थी। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो हो, या यहाँ पर लेबर्स को लेकर के जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के बात जो हुई, लंबे लंबे वादे किए गए, उसमें ये भी कहा गया लगभग 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाने की भी बात की गई, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे कई तरीके के आयोजन भी हुए यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीजें नहीं हो पाई जो मिलना चाहिए थी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि छत्तीसगढ़ जो 25 साल होने जा रहे हैं, 25 साल के इस युवा छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावनाएं हैं और अभी मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ विकास के प्रदेशों में शामिल है और आने वाले समय में जिस प्रकार की जो स्थितियां बनकर के आ रही, अभी भी जो विष्णुदेव साय की सरकार है वो जिस प्रकार से काम कर रही है, वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर एमओयू तो होते हैं, मगर वो जब धरातल में उतरना चाहिए वैसे प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतरते। कई बड़ी कंपनियां जो है वो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को ला करके यहाँ से वाइंड अप करके जा चुकी है। उसमें एचआर की बात कर रहे हैं, हम टाटा स्टील की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की तमाम बड़ी कंपनियां यहाँ से पलायन कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर अभी दूसरी यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो विकास को लेकर के जिस तरीके से बातचीत हुई कि दोनों ही दलों के प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था, एक बात ये तय है कि छत्तीसगढ़ में जब राज्य बनने के पूर्व जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से मनीष जी, इसमें कोई दोहराए नहीं है, जब राज्य बना था तब भी खनिज संसाधन से परिपूर्ण जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो खनिज के ऊपर आधारित थे, लेकिन आज समय के साथ मांग बदली है। अब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, आईटी इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, वहां पे छत्तीसगढ़ कहां पे खड़ा है? क्योंकि उसको लेकर ना इच्छा शक्ति भूपेश बघेल सरकार में देखने को मिली और ना ही ऐसा कुछ जमीनी स्तर पर इस वक्त मौजूदा सरकार में देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपने 2 क्षेत्रों की बात करी, एक तो जो आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको लेकर के बात करी और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को लेकर के बात करी है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज को यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए एसआईटीज का गढ़ बनाया है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है और उनको लेकर के यहाँ पे प्रयास किए हैं। उस एसआईटीज में कई बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू साइन हुए हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन, मैंने पहले ही कहा कि एमओयू से बहुत सारी कंपनियों के साथ में हुए, मगर उनका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। आईटी के क्षेत्र में भी बहुत सारी बड़ी कंपनियों के साथ में, अभी जापान में भी जाकर के दौरा किया था, वहां पर भी जाके उनसे भी बहुत सारे एमओयू हुए हैं और कई कंपनियों ने यहाँ पर अपने लगाने की बात करी है, मगर उनका कोई एग्जीक्यूशन अभी तक हुआ नहीं है। सरकार जरूर प्रयास कर रही है, सिंगल विंडो सिस्टम भी लेकर के आई है, मगर नहीं। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की जहां तक हम बात करें तो उसको लेकर के भी कोई बहुत बड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है, एक्सेप्ट कुछ एथेनॉल प्लांट्स खुलने की बात जो है निकलकर सामने आ रही थी। पर खैर, आलोक सोनी जी, शुरुआत में बात कर रहे थे उत्तराखंड की भी, तो एक समानता है उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में, वो है भौगोलिक स्थिति। उत्तराखंड में बड़े इंडस्ट्रीज नहीं खुल सकते क्योंकि वहां पर एनजीडी के गाइडलाइंस लागू होते हैं। वही स्थिति कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खदानों की बात होती है। एक बड़ी चुनौती देखने को मिली है, चाहे पूर्व की सरकार में हो या आपकी मौजूदा सरकार में, आपको औद्योगिकरण भी करना है, साथ में आपको पर्यावरण संतुलन को भी मेंटेन करना है और यही कहीं ना कहीं गले की फांस बनती रही है लगातार। कैसे करेंगे डेवलपमेंट? देखिए, उन तमाम अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जहां तक आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं,
उत्तराखंड में भी ऐसा नहीं है, वहां पे भी आप देखेंगे तो आज मेडिकल इंडस्ट्रीज जो है वहाँ अच्छा डेवलप हुआ है, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे अच्छे डेवलप हुए हैं, और उनके प्लांट्स है वहां पर में, लेकिन उनको उस एनवायरमेंट का फायदा मिल रहा है। पर वो एनवायरमेंट जो वहां पर में उत्तराखंड में मौजूद है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। नहीं, लेकिन वो इंडस्ट्री जमीनी इलाकों में है। मैं बात कर रहा था पहाड़ी इलाकों की, जहां सबसे बड़ी चुनौती है। आपको एमएसएमई पर फोकस करना होगा। एमएसएमई डेवलप नहीं होगा, छत्तीसगढ़ डेवलप नहीं हो सकता। बिल्कुल, इस पे सरकार जो है हमारे लघु उद्योगों पे, हमारे कुटीर उद्योगों पे, और हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शंस है, जो हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है कहना चाहिए, उसके अलावा जो टूरिज्म है, इस पे जो है वो सरकार इस वक्त फोकस कर रही है। और ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्रीज को बुलाना नहीं के लिए हमने कुछ काम नहीं किया। हमने जो नई इंडस्ट्री गाइडलाइन बनाई है, नई इंडस्ट्री पॉलिसीज बनाई है, और जहां तक मैंने सुना कि एमओयू की जो बात हो रही है, एमओयू होना और उसको इम्प्लीमेंट करके फिर इंडस्ट्रीज को खड़े कर लेना और वर्क कर लेना। तो अभी आप कुछ समय पहले अगर सुने होंगे तो हमने अभी कुछ मेडिसिन के जो है वो प्लांट्स हमारे नए रायपुर में भी स्टार्ट हुए, जो पहला अपने आप में प्लांट है। तो धीरे धीरे शुरुआत हो रही है अन्य इंडस्ट्रीज की तरफ, जो इंडस्ट्री इस वक्त आप यहाँ पर रॉ मटेरियल्स मौजूद है लेकिन हम नहीं कर पा रहे, प्लस हमें लिथियम आयन का भंडार भी मिला है एक क्षेत्र में। तो वो सारी चीजें जो है वो हमारे पास मौजूद है, प्रचुरता में मौजूद है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्रीज हमारे पास नहीं है उसे यहाँ पर किस तरह से लाया जाए, कैसे उसका फ्रेमवर्क हो, इसकी भी जो सरकार है वो प्रयास कर रही है। विनय जी, क्या कहेंगे? अगर आप बीजेपी की आलोचना करें तो आपकी सरकार में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कुछ खास तब्दीली देखने को नहीं मिली, और इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि आपके पास हाईली एजुकेटेड वर्कफोर्स नहीं है, और जो है भी वो पलायन कर जाते हैं, और स्कूल शिक्षा की हालत तो हम खैर सभी जानते हैं। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में डेवलप जो हो रहा है, अभी 25 साल हुए हैं, आगे और अच्छे से होंगे। मेरा ये कहना है कि हम अगर ईमानदारी से सरकार छत्तीसगढ़ को ही ध्यान दे और छत्तीसगढ़ के विकास को उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दें। यहाँ पे जो अभी नवयुवक बैठे हुए हैं, जो हमारे यहाँ से जो पलायन करते हैं 12 से 13%, वो उसको रोकें। हम दूसरी बात करते हैं लेकिन हम विकास कैसे किया जाए उसका स्ट्रक्चर तैयार नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलती जरूर है लेकिन करती नहीं है। देखिए, उनको अपने नेताओं को खुश करना है। हमारे यहाँ अभी स्वास्थ्य की जो सुविधा है, अभी 2 साल हो गए हैं इनकी सरकार बने, लेकिन पूरे प्रदेश में एक स्वास्थ्य की बहुत बड़ी कमी है। इनके पास पैसा नहीं है। आपसे पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन विनय जी, एक समानता मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों में देखता हूं कि आप चाहे सरकार में हो या इलेक्शन की बात हो, आप सभी चैरिटी की भाषा बोलते हैं, और चैरिटी से देश का विकास नहीं होता। आप बोलेंगे हम 3,500 देंगे, भत्ता देंगे, हम ये देंगे, हम महतारी वंदन के नाम पे आप 1,000 दे रहे हैं। एक दिन उस पर भी सवाल उठेंगे कि उससे क्या हासिल हुआ। चैरिटी से देश का विकास नहीं होता सर। देखिए, सत्ता में आने के लिए अपने अपनी पार्टी लुभावन बातें करती है और जो करने की कोशिश करती है धरातल पर। जैसे हमारे जब 5 साल, पिछले 5 साल हमारी सरकार थी, आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार थी, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की जो वास्तविकता थी, छत्तीसगढ़ के लोगों को उठाने का काम किया। 5 साल में छत्तीसगढ़ की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसके चलते पूरे छत्तीसगढ़ पूरे भारत देश में एक नंबर 1 राज्य बन गया। छत्तीसगढ़ की बातें करें, छत्तीसगढ़ के लोग को समझने की कोशिश करें, छत्तीसगढ़ के पलायन को रोकने की कोशिश करें, छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दें। ये सब काम करने से छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के लोग आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार है जी, कैसे होगा? आपका वेलफेयरिज्म का बजट भी इतना बड़ा है कि उसमें एजुकेशन और स्वास्थ्य के लिए इतना सा पैसा बचता है, तो उसको बचाना चाहिए। देखिए, सरकार के जो भी रणनीतिकार हैं उनको यह समझना चाहिए कि हम जिस राज्य में रहते हैं, हमको उस राज्य को महत्व देना है, उसकी बजट किसमें कितना होनी चाहिए। विनय जी, जहां तक मुझे याद है, अगर आज आप सरकार में होते तो आपने भी वही वादे किए थे चुनाव में जो बीजेपी ने किए। हमने पूरा किया। कांग्रेस ने तो वादा किया था 1 लाख रुपए सालाना, जो लगभग असंभव था। देखिए, हमारी जो सरकार ने जो वादा किया था 5 साल में, लोगों को छत्तीसगढ़ की एक पहचान दिलाने के लिए उन्होंने सरकार को पहचान दिलाई। छत्तीसगढ़ की महतारी की जो हमारी जो महतारी है उसको हमेशा आगे बढ़ के रखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी कमजोरी क्या है, आपको मैं सबसे पहले बताता हूं
कल राज्योत्सव का पहला दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आने वाले हैं। जी। भीड़ जुटाने के लिए पूरे प्रदेश में कहा गया कि आप भीड़ जुटाना है, आप अपने अपने पंचायतों से 2-2, 3-3 गाड़ी लेके आइए। ये प्रधानमंत्री आ रहे हैं हमारे। ठीक है, आपने आरोप लगा दिया है, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, जल्दी से आलोक जी, भीड़ जुटाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? अरे 1 मिनट, आरोप मैं आपके इसलिए लगा रहा हूँ। विनय जी जवाब उनसे सुन लेते हैं, आपने आरोप लगाए, सुन लेते हैं, मेरे पास समय बहुत सीमित है, जल्दी से आलोक जी। खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। 5 वर्ष जब उनका शासन था तब दीपक बैज जी ने एक बार भी छत्तीसगढ़ के किसी भी मुद्दे को लेकर के संसद में आवाज नहीं उठाई। एक बार भी यहाँ पर में हो रहा है लूट पर में कभी उन्होंने अपनी आवाज नहीं। विषय अंतर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उमंग और उत्साह जाहिर तौर पर है, एक बड़ा सफर छत्तीसगढ़ ने तय किया है 2000 से लेकर 2025 और बहुत सी सफलताएं हासिल की है राज्य ने। और क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं राज्य में, जो सबसे युवा राज्यों में से एक है छत्तीसगढ़, तो जाहिर तौर पर अपेक्षाएं भी काफी ज्यादा है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।